हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने नोवेल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा पिछला एपिसोड बता देता हूँ। हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है कि जो जियो यान होता है उसने जियो गेट को स्टेब्लिश कर लिया था। ऑक्शन हाउस में पिल्स को सेल करके काफी सारी मनी को गैदर किया था। यान सिटी के अंदर उसने अपने जियो गेट का जो हेडक्वार्टर है वहां बनवाया था, जिसके बाद काफी सारे लोग जियो गेट में शामिल हो गए थे और जियो गेट कुछ ही दिनों के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ तक कि बाई क्लेन भी उसमें शामिल हुआ था और मूरोंग ट्राइब भी शामिल हुई थी। इसके बाद जो बिना बताए बेस्ट रीजन से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकल जाता है और वो लेंग बिंगजुआन को भी नहीं बताता। यहाँ जब लिटिल फेरी के द्वारा छोड़े गए जेड पीस से लिटिल फेरी लेंग बिंगजुआन को पता चलता है तो वो जियान पे काफी ज्यादा नाराज होती है और काफी उदास भी होती है, क्योंकि जियान उसे बिना बताए चला गया था और उसे जियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स काफी खतरनाक था। जिसके बाद हमने देखा होता है कि जोयान साउथ एरिया के अंदर नानलिन सिटी में पहुंचा था और इसके बाद वहां पे फूटू हाउ नाम के एक बंदे का नाम सुनकर वो उसी सिटी में रुक जाता है, क्योंकि जोयान को इसे मारना था किसी का बदला लेने के लिए। और जिसका जोयान को बदला लेना था वो था झाओ टोंग, जिसने जोयान को लुओतियान डिवाइन कुलडोन दिया था। हालांकि वो बंदा जोयान को अपने घर में भी इनवाइट कर लेता है जोयान की पावर को देखकर, और इसके बाद उनके बीच में कुछ चिटचैट होती है और जोयान वहां से उठकर चला जाता है जहाँ उसे रहना था। साथ ही फुटू हाओ लियानर की पॉइजन बॉडी को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि एक मिस्टीरियस सेक्ट से बिलोंग करती है और इसके बाद ये चाल चलने की सोचता है। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहाँ पे जियान और बाकी सभी लोग नाइट में फूटू क्लेन के अंदर गेस्ट रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। और इस टाइम पे भाई हुआ और जोयान एक टेबल के ऊपर बैठकर एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाए हुए थे ताकि उनकी बात कहीं बाहर न जाए। उसी टाइम पे लियानर बिस्तर में पालथी मारकर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि लियानर पहले ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुकी थी लेकिन वो काफी छोटी थी और इसके अलावा कई सालों की नींद के कारण उसे अभी भी अपनी पावर को हैंडल करना अच्छे से नहीं आता था और उसकी हरकतें कुछ हद तक बच्चों जैसी ही थी और वो अपनी जिनसेन कोई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जब लिटिल फेरी डॉक्टर को यह पता चला तो वो उसकी हेल्प करने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगी थी। तभी भाई हुआ कहता है, हालांकि फूटू हाउ काफी ज्यादा बुरा इंसान लग रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा पोलाइट है, क्या हमें वास्तव में उसे मारने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर जियान तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, तुम कब से इतने इमोशनल होने लगे। जिसमें बाय हुआ कहता है, ना ही मैं इमोशनल हूँ ना ही मुझे किसी की फिक्र है, बस मुझे ये लगता है कि 1000 साल पहले दो लोगों के बीच में हुई झगड़े की मामले को अब सॉल्व करना मुझे इतना जरूरी नहीं लगता। तभी जियान कहता है, ठीक है, और इसीलिए मैंने इस मामले को उसके बर्थडे के बाद के लिए टाल दिया है। और इसके बाद जोयान लियानर की तरफ देखता है जो कि धीरे से एक लंबी सांस लेती है और इसके बाद अपने कोई मेथड को एक्टिवेट करके वापस से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने लगती है, जो कि थोड़े ही टाइम के अंदर उसके कंट्रोल में आ जाती है। और उसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने होश में आती है और जोयान और बाई हुआ की तरफ देखती है। तभी जोयान कहता है, क्या तुम ठीक हो। जिसपे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस इतना है कि ये लड़की अभी भी अपनी पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही, कुछ टाइम के अंदर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और इसके बाद वो जोयान की तरफ आती है और उसके बगल में ही चेयर में बैठ जाती है। तभी लियानर रूम के अंदर एंटर होती है, सॉरी लिविंग रूम के अंदर एंटर होती है और लियानर को कल्टीवेशन करते हुए देखकर वो जोयान और बाकी सभी लोगों को देखती है और कहती है, मैंने अभी अभी नानलिन सिटी के दो क्लोनों के बीच के मामले को सुना है, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। और जस्ट उसी टाइम पे फूटू हाओ फूटू सॉन्ग के कमरे में होता है जो कि क्लेन लीडर होता है और वो लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, जिसमें फूटू सॉन्ग कहता है, एंसेस्टर क्या वास्तव में उस लड़की के पास वो फुल पॉइजन बॉडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो लड़की इतने कम टाइम पे इतनी पावरफुल कल्टीवेशन करने में कैपेबल है। तभी फूटू हाओ कहता है, मुझे लगता है कि वो लड़की क्रॉसिंग डिजास्टर सेक्ट से होनी चाहिए जो कि सेंट्रल प्लेन से कई साल पहले उनकी होली यंग मिस को उन्होंने खो दिया था, शायद ये लड़की वही होनी चाहिए। ये सुनकर तो फूटू सॉन्ग के हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है, अगर ऐसा है तो। तभी एंसेस्टर फूटू हाओ कहते हैं, क्रॉसिंग डिजास्टर सेक्ट की ये होली यंग मिस हमारे यहाँ पर हैं और अगर हम उन्हें ये सौंप देते हैं तो वो हमारी काफी पावरफुल हेल्प करेंगे और हम काफी जल्दी ही पावरफुल होकर एक्सट्रीम साउथ में दूसरी बर्निंग फ्लेम वैली बन सकते हैं, मतलब उसके जैसे पावरफुल। और इसके बाद फूटू हाओ तुरंत ही सोचने लगता है कि उनकी हेल्प से हो सकता है कि उसकी पावर ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाए, जिससे उसके फैमिली की रेपुटेशन और उसकी एज भी बढ़ सकती है। आखिरकार उसका कल्टीवेशन 8 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर कई सालों से रुका हुआ था और वो जब भी इसके बारे में सोचता तो उसे हमेशा ये एक आदमी याद आता था, झोउ टोंग। हालांकि तभी फूटू सांग कहता है, एंसेस्टर ये मत भूलिए कि जोयान एक ओरिजिन एम्परर है और ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो पावर लेवल है वो अपने पावर लेवल से भी हाई लेवल के वॉरियर्स को हरा सकता है। साथ ही हमने तो ये भी सुना था कि उन तीनों सेक्ट की फाइट में वो 30+ ओरिजिन किंग लेवल के वॉरियर्स को इनवाइट करके लाया था। मुझे लगता है कि हमें उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर उसका एंसेस्टर कहता है, बेवकूफ, अगर हम उस लड़की को पकड़ना चाहते हैं तो हमें ये खुद करने की जरूरत नहीं है, बस क्रॉसिंग डिजास्टर सेक्ट को जाकर एक मैसेज भेजो, बाकी का काम उन पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद वो उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है
और कहता है तुरंत लोगों को आज रात ही सेंट्रल प्लेन्स पे भेजो और जितना जल्दी हो सके क्रॉसिंग डिजास्टर सेक्ट में जाएं। तब तक इन लोगों को मैं यहाँ रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही उन्हें ये भी बताइएगा कि अगर वो यहाँ से उसे नहीं ले जा पाते तो ये उनकी प्रॉब्लम होगी, इससे हमारे फूटू क्लेन का कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर वो तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और रात के रात ही सेंट्रल एरिया की तरफ भाग जाता है। इस टाइम पे लिविंग रूई की बात को सुनकर भी जॉन काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है झोउ क्लेन, झोउ टोंग, लुओ तिवा एंड डुआइन कुलड्रोन का पिछला ओनर, उन दोनों का ही सरनेम झोउ है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस क्लेन को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है वो झोउ क्लेन झोउ टोंग का हो? जॉन ये तो समझ गया था कि झोउ क्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और 1000 साल पुरानी फाइट को फूटू जीत चुका है, लेकिन झोउ क्लेन के एंसेस्टर को जो यान मिल चुका था और जो यान अगर फूटू हाउ को मार देता है तो फूटू क्लेन की पावर काफी कम हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी क्लेन आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले 2 दिन तक जोयान फूटू हाउ के साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और इस टाइम के अंदर फूटू हाउ बार बार जोयान के ग्रुप को कुछ दिनों तक और रुकने के लिए कहता है और वो काफी पोलाइट होता है, जिसके कारण किसी को भी कोई भी शक नहीं होता। हालांकि जोयान ने ये चीजें पकड़ ली थी, लेकिन जोयान कुछ भी नहीं कहता और बस उसके नाटक को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि जोयान को पता था इसकी जान इसके जन्मदिन के सेलिब्रेशन के बाद तक ही है, उसके बाद तो ये मरने वाला है। जिसके बाद हमें हॉल के भीतर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही काफी सारे पावरफुल लोग आए हुए थे। हालांकि इनमें ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो कि फूटू फैमिली से काफी नफरत करते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस टाइम पे हाल की चीफ की सीट में ओल्ड मैन फूटू हाउ बैठा हुआ था। तभी काफी टाइम के बाद जोयान, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सभी लोग भी हॉल के अंदर आते हैं और फूटू हाउ को ग्रीट करते हैं। ये देखकर फूटू हाउ तुरंत उनके वेलकम में खड़ा होता है और उस हॉल के जो खचाखच नजारे होते हैं सभी शॉक हो जाते हैं और सभी की नजर जोयान के ग्रुप पर पड़ती है कि आखिरकार ये वही पर्सन है जिसे फूटू हाउ ने खुद इनवाइट किया था। तभी फूटू हाउ कहता है मुझे लगता है कि सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि ये मिस्टर कौन है। जिसके बाद वो कहता है मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में एक्सट्रीम साउथ में शायद ही कोई होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जियो यान है। ये सुनकर तो सभी के फेस इंप्रेशन हरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वो पर्सन जो कि एक्सट्रीम साउथ को हिलाकर रख देगा वो उनके सामने अपेयर हो गया है और साथ ही साथ वो फूटू हाउ को सपोर्ट कर रहा है। ये तो और भी बड़ी बात थी, इससे फूटू क्लेन की रिपोर्टेशन और बढ़ गई थी। हालांकि कुछ टाइम की बातचीत के बाद सभी लोग अपना भोजन पानी हानि करते हैं और इसके बाद जोयान और बाकी सभी लोग रात के ही आंगन में लौट आते हैं। जिसके बाद जोयान, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सभी लोगों को कुछ चीजें बताता है और उन्हें गाइड करके उस जगह से गायब हो जाता है और वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पे जोयान के आने का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ फूटू हाउ भी धीरे धीरे अपने रूम में लौट कर आता है और अपना दरवाजा बंद करने वाला था कि तभी जोयान उसे भूत की तरह दिखाई देता है और वो अपनी जिनसिन को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसे कुछ बुरा भी लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो कहता है मिस्टर जोयान पहले ही काफी देर हो चुकी है, आप आराम क्यों नहीं करते? क्योंकि उसने जोयान की आंखों में किलिंग इंटेंट ऑरा को फील कर लिया था, इसलिए उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। तभी जोयान कहता ओल्ड मैन आपका बर्थडे खत्म हो चुका है और मैं किसी की तरफ से कुछ लेने आया हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है आप क्या लेने आए हैं? तभी जोयान कहता है किसी ने मुझे आपकी जान लेने के लिए कहा है, झुओ टोंग। फूटू हाउ के तो फेस इंप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं जब वो झोउ टोंग नाम सुनता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या वो आदमी अभी तक नहीं मरा? तभी जोयान कहता है वो मर चुका है, लेकिन उसने मरने से पहले तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुनकर फूटू हाउ तुरंत ही कहता है तुम मुझे एक मरे हुए इंसान के लिए मारना चाहते हो, क्यों? जिसपे जोयान कहते हैं क्या आप नहीं जानते क्यों? और इसके बाद उसकी तरफ गौर से देखने लगता है, जिसपे फूटू हाउ कुछ सोचकर कहता है लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन। जिसपे जोयान स्माइल करते हुए तुरंत अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को अपेयर करते हुए कहता है ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे देखने दो कि 1000 साल पुरानी बॉडी के अंदर पावर कितनी है। और इतना कहते ही जोयान तुरंत ही पलक झपकते फूटू हाउ के सामने अपेयर होता है। हालांकि फूटू हाउ उसका कल्टीवेशन भी कम नहीं था और जोयान को पता था उससे निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही कहता है यंग मैन अपने एल्डर से ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता, न ऐसे बिहेव किया जाता है, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं? और इसके बाद वो तुरंत ही अपने छड़ी को निकालता है और उसमें अपनी जिनसिन कुई को डालकर जोयान के पंच की तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही वो दोनों टकराते हैं तो उस छड़ी से काफी ज्यादा एयर प्रेशर निकलता है और जोयान के हाथ में थोड़े से खून के निशान बन जाते हैं, जिसके कारण जोयान को हल्की चोट आई थी। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, जबकि फूटू हाउ मजाक उड़ाते हुए जोयान की तरफ देखता है और इसके बाद उसकी पावर को देखते हुए जोयान कहता है तुम इतने पावरफुल होते हुए भी इस छोटी सी नालन सिटी में क्यों रह रहे हो? जोयान एक चीज तो समझ गया था कि इस ओल्ड मैन के पास जिनसिन कुई में मेटल एट्रीब्यूट है जो कि बैटल स्किल के लिए जानी जाती है। तभी फूटू हाउ कहता है हाई प्रोफाइल ज्यादा जरूरी नहीं है, आखिरकार आप 2 सेक्ट को ही ले लीजिए जो कि हाई प्रोफाइल थे, उनके साथ क्या हुआ वो खत्म हो गए। मिस्टर जोयान मुझे लगता है कि आपको अपनी सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपकी स्किल्स काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप ऑरिजन किंग के पीक पर होने के बाद भी ऑरिजन एम्परर के साथ फाइट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास हेवनली फ्लेम भी है, लेकिन अभी भी आप केवल स्टार्टिंग ऑरिजन एम्परर हैं और आप अभी भी मुझे मारने के लिए बहुत छोटे हैं। और इसके बाद उसकी छड़ी से ग्रीन कलर का एनर्जी पिलर निकलता है जो कि जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है गोल्डन एलिफेंट स्किल और तुरंत ही उसकी बॉडी में गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है जो कि जोयान को घेर लेती है।
और इसके बाद एक पंच जियान आगे की तरफ भेजता है जो कि सीधा ही उस एनर्जी पिलर से जाकर टकराता है और वो एनर्जी पिलर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि तभी उस पिलर के डिस्ट्रॉय होते ही फूटुआओ अपनी छड़ी को लेकर जोयान की तरफ बढ़ चुका था और वो सीधा ही जोयान की चेस्ट से जाकर टकराती है और एक फ्लक्चुएशन और चिंगारी के साथ जोयान का जो गोल्डन एलिफेंट स्किल होता है उसमें भी धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगता है। ये देखकर जोयान भी काफी हैरान होता क्योंकि फूटुआओ फर्स्ट ऐसा पर्सन था जिसने एक ही अटैक में गोल्डन एलिफेंट स्किल को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसमें क्रैक आ जाए। तभी फूटुआओ कहता गोल्डन माउंटेन ब्लेड ब्रेक इन गोल्डन बॉडी, मुझे लगता है इसे यूजफुल होना चाहिए। और उसके बाद उसकी छड़ी तुरंत ही गोल्डन कलर की हो जाती है और जोयान के गोल्डन बैरियर से टकराती है तो वो गोल्डन बैरियर जो कि अनब्रेकेबल था तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोल्डन बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही जोयान तुरंत ही उस छड़ी को पकड़ लेता है जो कि उसकी बॉडी की तरफ बढ़ रही थी। और इस टाइम पे जोयान एक चीज तो समझ गया था कि उसने इस ओल्ड मैन को काफी हल्के में लिया था, इसका मेटल एट्रीब्यूट उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। तभी ओल्ड मैन कहता है जोयान अगर तुम्हारे पास केवल इतनी ही चालें हैं तो मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जोयान भी उसके साथ घर घर खेल रहा है। भाई एंग्री बुद्धा लोटस नहीं मार सकता, एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म नहीं मार सकता क्योंकि ये खतरनाक अटैक है। तो ग्रेट बे निडल यूज कर ले, हार्ट सेटरिंग पाम यूज कर ले, हेवन क्रिएशन पाम यूज कर ले, ग्रेट बे निडल यूज कर ले, सेवन लेयर स्काई बेकिंग रूलर यूज कर ले और खत्म कर दे। है उसके साथ घर घर खेल रहा है। चलो आगे। और इसके बाद फूटुआओ स्माइल करता है और उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगती है जिसके कारण उसका ऑरा और उसकी बॉडी तेजी से सूजने लगती है और उसका आकार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है आप अकेले नहीं है जिसके पास गोल्डन बॉडी है, जोयान मेरे हेवनली डिपर बॉडी को आजमाइए। और इसके बाद फूटुआओ का पाम अटैक जोयान की तरफ बढ़ता है। हालांकि तभी जोयान अपनी स्पीड का यूज करके तुरंत उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह अपेयर होता है। ये देखकर फूटुआओ शॉक होते हुए कहता कोई आश्चर्य नहीं कि आप ओरिजन किंग होते हुए भी ओरिजन एम्परर से फाइट कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पीड का यूज करके मेरे साथ फाइट करना ये काफी नहीं होगा। और इसके बाद एक गोल्डन ब्लेड जोयान की तरफ चला जाता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही जायंट एलिफेंट स्किल को यूज करता है और इसके बाद जोयान के हाथ में फायर रूलर अपेयर होता है। और इसके बाद जोयान का जैसे ही हैवी जोयान रूलर घूमता है तो आने वाला ब्लेड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस टाइम पे इन आवाज और फ्लक्चुएशन को सुनकर फूटू फैमिली के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट और वो गेस्ट जो कि अभी तक नहीं गए थे ये फाइट देखकर काफी शौक होते हैं कि कुछ घंटे पहले एक दूसरे के साथ हंसने वाले लोग अब एक दूसरे के साथ मौत की फाइट कर रहे थे। उस टाइम पे फूटू फैमिली के फूटू सॉन्ग ने भी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग को घेर लिया होता क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्हें लीक की गई इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन उसने सबसे पहले उनसे निपटने के बारे में सोचा था। इस टाइम पे लिटिल फेरी का ग्रुप भी उनको ही देख रहा होता है। हालांकि पैट्रियार्ट सांग और उसके पीछे के दो एल्डर कमजोर नहीं थे लेकिन उनमें सबसे मजबूत की पावर केवल रिटेंडेंस लेवल पर थी। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करती और तुरंत ही उसकी स्टोरेज रिंग से एक सिल्वर कलर की पपेट दिखाई देती है। और इस टाइम पे बाई हुआ ली विंगरुई की फाइटिंग स्किल और साथ ही साथ उसकी पॉइजन बॉडी को अगर मिला दिया जाए तो ये लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तो वूटू सॉन्ग कहता है मैंने आपको काफी रिस्पेक्टेडली गेस्ट की तरह माना था, मुझे नहीं पता था कि आप हम लोग को इस तरीके से नाराज करेंगे। इस टाइम पे वो पपेट को देखकर काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे पता था सिल्वर कलर की पपेट मतलब ओरिजिन किंग लेवल की वॉरियर। साथ ही बाई हुआ और ली विंगरुई भी एक ढाल की तरह खड़े हुए थे जिनमें से किसी एक के साथ भी फाइट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तभी ली विंगरुई हंसते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि तुम्हारी फूटू फैमिली कैसी है, इसलिए तुम्हें लड़ना है तो बस लड़ो, बकवास मत करो। और इसके बाद ली विंगरुई की बॉडी से उसका कोल्ड ऑरा निकलता है जो कि आसपास एक आइस की बॉल की तरह जम जाता है। उसी टाइम पे बाई हुआ भी अपने पावरफुल ऑरे को एनालिस करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है वो फुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट। और इसके बाद वो अपने फोरहेड में काफी मिस्टीरियस लाइंस को टच करती है जिससे वहाँ पे चारों तरफ एक पॉइजन फॉग फैलने लगती है और ये पॉइजन फॉग जिसे भी टच करती वो एट दैट टाइम जमीन पे गिर जाता। इस टाइम पे फूटू सॉन्ग के तो फेस इंप्रेशन सबसे ज्यादा बैड थे क्योंकि जोयान के ग्रुप में लियानर के अलावा ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की भी वास्तव में वो फुल पॉइजन बॉडी की ओनर थी। ये देखकर फूटू सॉन्ग तुरंत ही कहता लालत है, सब लोग पीछे हटो और इस आंगन को घेर लो, हम लड़ नहीं सकते इसलिए हम इन्हें जाने नहीं देंगे। देख रहे हो चूतियापा, हम लड़ नहीं सकते लेकिन इन्हें जाने नहीं देंगे। अब कोई फूटू भैया को समझाओ कि अगर उन्हें जाना है ना तो वो लुंगी में पुंगी बजा के निकल जाएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ जोयान और फूटुआओ के बीच की फाइट हो रही थी और जोयान की जायंट एलिफेंट स्किल फूटुआओ की फिजिकल स्ट्रेंथ से कम बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन उसके पास कल्टीवेशन का फायदा था और जोयान को पता था कि अगर ये फाइट लंबी खींची तो उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। भाई फौलाद की औलाद बुला ले, जो काम मिनटों में हो सकता है उसे घंटों में कई खींच रहा है। हालांकि तभी जोयान की बॉडी को कवर करने वाली पर्पल फ्लेम धीरे धीरे कम हो जाती है और इसके बाद वो पूरी तरीके से रेड फ्लेम में बदल जाती है जो कि रेड लोटस फ्लेम होती है, जिसे जोयान अपने जायंट एलिफेंट स्किल में डालने लगता है और वो एल्यूजनरी बॉडी जो कि जायंट एलिफेंट स्किल ने क्रिएट की थी बिल्कुल ओरिजिनल और पावरफुल लगने लगती है। और इसके बाद जोयान फूटुआओ के सारे एनर्जी पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर फूटुआओ तुरंत कहता है आपका कल्टीवेशन और बैटल टेक्निक्स खराब नहीं है लेकिन आप बहुत छोटे हैं और आपका कल्टीवेशन मेरे कल्टीवेशन से काफी कम है। बेस सड़े हुए आम की चुसी हुई गुठली वो ओरिजिन किंग के पीक पे होने के बाद ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर को मार चुका है। बार बार एक ही बात कह रहा है कल्टीवेशन कम है, कल्टीवेशन कम है। तभी जोयान कहता है मुझे लगता है खुश होना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके लिए मैच नहीं हूँ। और इसके बाद रेड लोटस हेल्पफायर तुरंत ही आगे बढ़ती है और उसे घेरने लगती है। उसी टाइम पे बूटुहाओ अपने हाथ की गोल्ड
गोल्डन फ्रॉड को आगे की तरफ शूट करता है, जो कि फ्लेम्स को दो पार्ट में डिवाइड करने लगती है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर में अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को एक्टिवेट करता है और फिर फूटू हाउ की तरफ बढ़ जाता है। और इस टाइम पे जोयान जब उसकी तरफ स्लैश अटैक करता है तो फूटू हाउ इस अटैक को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, और जब वो अटैक जस्ट उसके कुछ इंचेस दूर होता है तभी वो अपने पैर को लेफ्ट तरफ करके उस जगह से हट जाता है और अचानक ही जोयान के अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की सिर की तरफ अटैक करता है। ये देखकर जोयान उसके अटैक को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता और तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उस जगह से पीछे हट जाता है। साथ ही जोयान उसकी अटैक की तरफ अपने हैवी जुआन रूलर को स्लैश कर देता है, और जब दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो जोयान के हैवी जुआन रूलर की जो फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से फूटू हाउ के हाथ को ढक लेती है। ये देखकर फूटू हाउ तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने सच में आपको हल्के में लिया था। और इसके बाद वो अपने हाथ की फ्लेम को बुझाते हुए कहता है, अगर ये केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए होता तो मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लिए मैच नहीं होता, लेकिन अगर ये कल्टीवेशन के लिए है तो मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं सैकड़ों साल पहले ही 8 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच गया था। भले ही मेरा कल्टीवेशन ना बढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसका कंपैरिजन आपसे नहीं किया जा सकता। और इसके बाद वो अपने गोल्डन ब्लेड को लेकर जोयान की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं पहले ही लुओथियान डिवाइल कुल्ड्रोन के बारे में ढूंढ रहा था। मुझे भरोसा नहीं था कि लड़के तुम उसे मेरे पास खुद लेकर आओगे, तो तुम यहाँ पर आए हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और 2 कदम चलने के बाद तीसरे कदम में अचानक उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और पूरे फेस इंप्रेशन बिगड़ जाते हैं। जिसके बाद वो तुरंत कहता है, ये है रेड लोटस फ्लेम। मुझे यकीन नहीं है, मैंने सुना है कि इसका स्पेशलिटी फिजिकल बॉडी को जलाना और उसे राख कर देना है। यहाँ तक कि भले ही आपके पास डायमंड बॉडी क्यों ना हो, ये उसे भी आसानी से जला सकती है। जोयान की बात को सुनकर तो फूटू हाउ के चेहरे हरे हो गए होते हैं और वो तुरंत ही कहता है, रेड लोटस हेल्फायर, बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा गिरे हुए हो। इस टाइम पे उसकी बॉडी में काफी पेन हो रहा होता है और वो उसे बर्दाश्त करने में कैपेबल नहीं था, इसीलिए उसे गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था जिस बॉडी पे उसे इतना ज्यादा ट्रस्ट था वो इतना इजीली जोयान के द्वारा तोड़ दी जाएगी। तभी जोयान कहता है, आपके शब्द मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे। आप एक जूनियर के साथ 8 स्टार ओरिजिन एम्परर की पावर के साथ फाइट कर रहे हैं और कहते हैं मैं नीच हूँ। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक बंदा जो कि अभी ओरिजिन किंग में पहुंचा है वो वास्तव में उसके साथ जवान लड़ाने की हिम्मत करता है। और इसके बाद वो अपने गोल्डन ब्लेड को कसकर पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता, बच्चे आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद तुरंत ही एक स्लैश के साथ अपने जिनसिनकुई को उससे मर्ज करता है और एक अटैक करता है, जिसके कारण काफी सारे गोल्डन ब्लेड एक साथ इकट्ठा होकर जोयान की तरफ बढ़ते हैं। और इस गोल्डन लाइट को देखकर जोयान काफी सरप्राइज होता है। तभी वो कहता है, ग्रेट दाओ टेक्निक, पहाड़ को चकनाचूर करने वाला ब्लेड, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, माउंटेन सैटरिंग ब्लेड। और इसके बाद वो गोल्डन लाइट पूरी तरीके से उन ब्लेड्स के अंदर चली जाती है और उस टाइम पे उस अंधेरी रात में इस गोल्डन लाइट ने दिन कर दिया होता है। ये देखकर नीचे खड़े लोग भी तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और अपनी जिनसिनकुई को एक्टिवेट करके एक सील्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि पूतू सॉन्ग भी ये जानता था कि उनका माउंटेन सैटरिंग ब्लेड कितना खतरनाक है और आज तक इससे कोई भी जिंदा नहीं बचा, जिसका मतलब था कि इस लड़ाई का ये अंतिम दौर होना चाहिए, क्योंकि जोयान की मौजूदा ताकत के साथ वो इस अटैक को कभी भी नहीं झेल सकता था जब तक कि वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज ना करे। और इस टाइम पे जोयान भी ये चीज एक्सेप्ट करता है। जोयान को पता था कि वो अपनी पावर के साथ 5 स्टार ओरिजिन एम्परर के साथ इजीली फाइट कर सकता है। साथ ही 8 स्टार ओरिजिन एम्परर को इतनी देर तक रोकना जोयान के लिए पहले ही काफी था, वो भी बिना किसी ट्रम्प कार्ड का यूज किए हुए। लेकिन इस टाइम पे जोयान हार मानने को रेडी नहीं होता, इसलिए तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है और धधकती हुई फ्लेमों को उसके अंदर मर्ज करना स्टार्ट करता है। और इसके बाद एक एक करके जोयान की पूरी बॉडी से फ्लेमें निकलने लगती हैं, जो कि जोयान के हैवी जुआन रूलर के अंदर जाने लगती है। और साथ ही जोयान के बाएं हाथ में भी कोई पावरफुल अटैक चार्ज हो रहा होता है। तभी फुतुआओ कहता है, मरने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एक रियल ओरिजिन एम्परर क्या होता है। और इसके बाद वो ब्लेड अटैक जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, माउंटेन सेटरिंग ब्लेड ब्रेक। और इसके बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जो कि जोयान को चारों तरफ से घेर लेता है और साथ ही साथ नीचे के फूटो क्लेन की जगह भी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। आखिरकार ये 8 स्टार ओरिजिन एम्परर की पूरी पावर का अटैक था। साथ ही इसमें ग्रेट दाओ की पावर थी, जिसके कारण ये ग्रेट दाओ स्किल भी माना जा सकता था और एंसेस्टर लेवल के नीचे कोई भी इसे रोक नहीं सकता था, जबकि जोयान तो एक नॉर्मल ओरिजिन एम्परर ही था। इस टाइम पे फूतू हाउ के अटैक को देखकर फूतू सांग भी काफी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जोयान का तो टाइप हिस्स हो गया। हालांकि तभी उसी अटैक के फ्लक्चुएशन के अंदर एक पर्पल कलर की बैगनी कलर की साइन के साथ हैवी जुआन रूलर का स्लैश अटैक चार्ज होता है और फूटू हाउ की फूटू फैमिली की बची हुई जगह को भी तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद धीरे धीरे जब वो धुआं वहाँ पे शांत होता है तो ऊपर कोई भी देख सकता था कि इस गोल्डन ब्लेड से जोयान का हैवी जुआन रूलर टकरा चुका है। हालांकि तभी जोयान के हैवी जुआन रूलर के वो साइन अटैक जो था स्लैश अटैक, उसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने
आने लगते हैं। और इस टाइम पे जोयान का ये अटैक ओल्ड मैन के अटैक की ग्रेट दाव स्किल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये देखकर बाईहुआ और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा उदास होते हैं और उनकी जिनसेन को एक्टिवेट हो जाती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तुरंत ही इंटरफेयर करेंगे। और इन सब में जो सबसे ज्यादा टेंशन में थी वो थी लिटिल फेरी डॉक्टर। और इस टाइम पे वो सबसे गुस्से में भी थी क्योंकि उसे पता था कि अगर जोयान को कुछ भी होगा तो भले ही उसकी पावर अपर्याप्त हो लेकिन वो इन सभी को मार डालेगी और कम से कम एक भयानक कीमत चुकाने के लिए तो मजबूर करेगी ही। जबकि फूतू सांग और बाकी सभी फूतू क्लेन के लोग काफी ज्यादा फूतड़ वाली बातें करते हैं और मजे ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि जोयान जो कि बच गया था अब नहीं बच पाएगा। तभी ली बिंगरुई कहती है कुछ ठीक नहीं है, उसकी बॉडी की जिनसेन की कंटिन्यू फ्लो हो रही है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाईहुआ की तुरंत ही हैरान वाली नजरें जोयान की तरफ पड़ती है और वो तुरंत ही देखते हैं कि जोयान का ऑरा धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि तभी एक लहर के साथ जोयान की क्रैक हो चुकी स्लैश अटैक डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके बाद फुटुआओ कहता है जोयान अब तुम मरो, और वो अटैक जोयान की तरफ बढ़ता है। हालांकि उसे पता था कि उसके माउंटेन सेटरिंग अटैक को जोयान के अटैक ने काफी हद तक उसकी एनर्जी को कम कर दिया है, लेकिन ये जोयान को मारने के लिए अभी भी काफी होनी चाहिए थी। और इस टाइम पे सबको लग रहा था कि अब रिजल्ट क्लियर हो गया। तभी फुटुआओ कहता है उन दो लड़कियों लिटिल फेरी डॉक्टर और लियानार को छोड़कर बाकी सबको मार डालो। ये देखकर सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि उसकी गोल्डन लाइटिंग ब्लेड अटैक को जोयान बिल्कुल आराम से देख रहा होता है और इसके बाद एक अजीब सी स्माइल के साथ जोयान तुरंत ही अपने सामने वाइड ग्रेट वे को अपेयर करता है और तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है और साथ ही दूसरे ग्रेट वे के अंदर उसका ब्लेड चला जाता है जो कि पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तभी जोयान का ग्रेट वे फुटुआओ के जस्ट पीछे ओपन होता है और इसके बाद जोयान बिना किसी हिचकिचाहट के उसे देखता है और जोयान का अटैक तुरंत ही उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है हार्ट सेटरिंग पाम ब्लास्ट। और इसके बाद फुटुआओ की पूरी बॉडी कांपने लगती है, हार्ट में पेन होने लगता है और जैसे ही वो टकराता है तो उसकी जो लाइफ पावर होती है बहुत जल्दी ही फीकी पड़ते हुए कम होने लगती है। हालांकि तभी जोयान जब देखता है कि उसकी बॉडी नीचे गिर रही है तो ये चोरी करना बिल्कुल भी नहीं भूलता और उसकी स्टोरेज रिंग को पलक झपकते ही खींच लेता है। और इस टाइम पे जोयान का गुलाबी चेहरा भी पीला पड़ गया था क्योंकि वो इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक को रेडी कर रहा था और ये एक इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक थी जिसके लिए काफी सारी पावर की जरूरत थी। जिसके बाद जोयान बूटू सांग और बाकी लोग की तरफ देखता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ रहे थे और बाकी लोग की तरफ। तभी उसकी स्टोरेज रिंग से फौलाद की औलाद आगे की तरफ बढ़ जाता है और इस टाइम पे नीचे की हो रही फाइट में लोग बिल्कुल इक्वली होते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और हर एक बंदा एक एक के साथ फाइट कर रहा था। हालांकि तभी फुटू सॉन्ग के पीछे एक पर्सन अपेयर होता है जो देखकर फुटू सॉन्ग तुरंत ही कहता है एंसेस्टर और पीछे मुड़ता है तो उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नॉर्दर्न किंग का चमचमाता हुआ पंच उसकी चेस्ट के अंदर चला गया होता है और उसके इनर ऑर्गन उसके ब्लड के साथ बाहर आ गए होते हैं और उसकी लाइफ पावर देखते ही देखते गायब हो गई होती है। और इस टाइम पे इस सीन को देखने वाले लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने जोयान को बूटू हाउ को मारते हुए देखा था, साथ ही उसके नॉर्दर्न किंग को ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट को सिर्फ एक पंच में मारते हुए देखा था, जिसके कारण उनका दिल कांप गया होता है कि ऐसी पावर क्या उसका पपेट भी ओरिजन एम्परर लेवल पर पहुंच गया है, जिसका मतलब था जी जोयान की टीम में 2 ओरिजन एम्परर और 3 ओरिजन किंग थे। हालांकि कुछ ही देर बाद वो खुद होश में भी आ जाते हैं क्योंकि आखिर फुटू क्लेन का उनके दिल में काफी अच्छा इफेक्ट नहीं था, इसीलिए वो तो खुद से कि ठीक मरा साला बुढ़ा। तभी फुटू क्लेन के 2 एल्डर कहते हैं क्लेन लीडर, और इस टाइम पे काफी डरे हुए होते हैं, साथ ही किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ वो आसपास सभी को देख रहे थे। जिसके बाद वो दोनों एल्डर जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं जोयान तुमने मेरे एंसेस्टर को मार डाला, तुमने फुटू क्लेन के लीडर को मार डाला, तुमने हमारा बिजनेस नष्ट कर दिया और अब आप हमारे वंश को नष्ट करने की हिम्मत करते हैं। भले ही अब मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें यहाँ जरूर मार डालूंगा। और इसके बाद वो दोनों एल्डर एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जिसके कारण उनकी जो जिनसेन कोई होती है बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होकर फूलने लगती है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और ओरिजन किंग के वॉरियर्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसकी पावर काफी ज्यादा थी और इस टाइम पे उनकी बॉडी पूरी तरीके से फूल के गुब्बारा हो गई थी और स्किन भी क्रैक होने लगी थी। तभी जोयान अपनी फिंगर्स को फ्लिप करता है और ग्रेट बे निडल्स तुरंत ही बिना किसी झिझक के उनकी तरफ बढ़ जाती है। और इस टाइम पे वो 5 ग्रेट बे निडल जैसे ही उनकी बॉडी से टकराती तो उनकी फूली हुई बॉडी अचानक ही अनकंट्रोल हो जाती है और उनकी जिनसेन कोई उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और उनका सूजा हुआ शरीर वापस से नॉर्मल स्लेप पे आ जाता है और उनको ठीक होता देखकर हर कोई काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जोयान कहता है मेरा टारगेट केवल फुटू हाउ था, मेरा आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको कभी भी मेरे फ्रेंड्स पर अटैक नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद नॉर्दर्न के तुरंत ही उन दोनों के एल्डर्स के ऊपर 2 पंच बरसाता है और उनके पावर का पंचनामा हो जाता है। और जिसने जिसने भी जोयान की ये पावर देखी थी और फुटू क्लेन का हालत देखा था वो सभी पीछे हट गए थे और डर से उनकी आंखें भर गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब फुटू क्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि इस टाइम पे जोयान जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है कि तभी धीरे धीरे सूरज निकलता है और उसकी रोशनी जोयान के चेहरे पे पड़ती है और अब तक सुबह हो गई होती है। तभी उसी टाइम पे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है 6 स्टार ओरिजन एम्परर, अगर मैं इसी तरीके से कल्टीवेशन करता रहूं तो मुझे विश्वास है कि 1 साल के अंदर ही मैं ओरिजन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाऊंगा और जब वो समय आएगा। और इतना कहने के बाद उसकी आंखें अचानक ही साइन होने लगती है
तभी उसके पास एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होती है जो कि उससे कहती है इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि आपके पास जब तक पर्याप्त ताकत ना हो बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपीयर ना करें, वरना एक बार जब वो लोग आपको देख लेंगे तो आपके लिए बचना मुश्किल होगा। ये सुनकर वो पर्सन तुरंत ही कहता है मास्टर आप सही कह रहे हैं, उन्हें पहले ही मेरे कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा शक है और अगर मैं इसी तरीके से अपने कल्टीवेशन को पावरफुल बनाऊंगा तो मुझे डर है कि वो लोग मेरे खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तभी मास्टर कहते हैं हालांकि वो लड़की सबकी फेवरेट है और जब तक एक बार हम उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं तो हमें उनमें से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी, वरना वो ओल्ड मैन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और इतना कहने के बाद वो ओल्ड मैन एक अजीब सी स्माइल करता है। ये सब क्या है हमें फ्यूचर में पता चलेगा। साथ ही इस टाइम पे वो थोड़ा सा नाराज भी होता है क्योंकि अगर पास्ट में वो पर्सन नहीं होता तो वो अपनी इस कंडीशन में नहीं आता और इल्यूजनरी फिगर बन के ना घूमता। हालांकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसका बदला लेने के लिए काफी ज्यादा बेकरार होता। हालांकि तभी एक आवाज आती है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या ये बोफुल डिजास्टर माउंटेन रेंज है। और इसके बाद वहाँ पे एक हाफ एजेड मैन अपीयर होता है। ये देखकर उन दोनों की नजर सीधा ही उस हाफ एजेड मैन पर पड़ती है और उनके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, जिसके बाद वो उस पर्सन को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो उनका शिकार हो। ये देखकर उस हाफ एजेड मैन के दिल में भी थोड़ा सा डर आ जाता है और उसे कुछ गलत फील होता है, जिसके कारण वहाँ से निकलने ही वाला होता कि तभी वो बंदा कहता है क्योंकि तुमने इतने पोलाइटली पूछा है तो मुझे दबाव देना चाहिए। ये बस इतना था कि मैं थोड़ा भूखा था, क्या मैंने आपको डरा दिया। और इसके बाद वो यंग मैन तुरंत ही उसके सामने अपीयर होता है। ये देखकर वो हाफ एजेड मैन काफी हैरान होता है क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। जिसके बाद वो यही सोचता है कि इस बंदे की स्पीड बिल्कुल जो यान के बराबर ही है जो कि उसके क्लेन के अंदर आराम कर रहा था। हालांकि वो हाफ एजेड मैन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है सर आप मजाक कर रहे होंगे, अभी अभी मैं थोड़ा एक्साइटेड था इसीलिए मैंने आप लोग को परेशान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाराज नहीं होंगे और मुझे माफ कर देंगे। और इसके बाद उन दोनों को ही ग्रीट करता है। तभी वो यंग मैन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको बताता हूँ, यही बोफुल डिजास्टर वैली है और ये डुई सेक्ट का क्षेत्र है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप डुई एरिया में क्यों आए हैं। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन थोड़ा शक को फील करता है। आखिरकार ये पैट्रियार्ट का मिशन था और वो ऐसे ही किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। तभी वो यंग मैन कहता है चिंता मत करो, मैं डुई सेक्ट से हूँ और मेरा नाम जू जैन है और मैं डुई सेक्ट का डिसाइबल हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ और है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे आपके लिए अंदर भेज दूंगा और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। जू जैन की स्माइल को देखकर उस हाफ एजेड मैन को उसके ऊपर चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी वो जू जैन को अपनी यात्रा का मोटिव बताता है। और जू जैन जैसे ही जो यान का नाम सुनता है तो उसके चेहरे पर तो तुरंत ही किलिंग इंटेंट और अपीयर होता है। जिसके बाद वो हाफ एजेड मैन को इग्नोर करते हुए आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है जियो यान तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम सेंट्रल प्लेन्स में आ रहे हो, हमें हमारे बीच का कर्ज चुकाना होगा। जू जैन के बदले हुए फेस इंप्रेशन को देखकर वो हाफ एजेड मैन दिल कांपने लगता है उसका और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ रुकने में उसका ही नुकसान होने वाला है। हालांकि वो भाग ही रहा था कि तभी जू जैन का हाथ उसकी चेस्ट से जाकर टकराता है और तुरंत ही एक पर्पल कलर की पॉइजन फॉग उसकी बॉडी से निकलकर हाफ एजेड मैन की बॉडी को कवर करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर करते ही चीखों की आवाज के साथ उसे एक सक्शन फोर्स के साथ अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और ये उसकी बॉडी का ही पार्ट बन जाता है। और इसके बाद वो आंखें बंद करके रिट्रीट में चला जाता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है 6 स्टार ओरिजिन किंग इंटरमीडिएट लेवल ओरिजिन एम्परर। इस टाइम पे वो फील कर सकता था कि वो लगभग 6 स्टार ओरिजिन एम्परर के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। तभी वो कहता है जो यान और वो होली मिस मास्टर ये डिसाइबल जानता है कि क्या करना है। और जैसे ही जूजन शांत होता है तो तुरंत ही वो एक यंग लड़की को देखता है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर जूजन तुरंत ही कहता है छोटी लड़की तुम रिट्रीट क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझे फिर से चिढ़ाने के लिए आ गई, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही खोज लिया था। और इसके बाद धीरे से स्माइल करता है तो वो लड़की भी रेड चेहरे के साथ तुरंत ही उसे जीप बाहर निकाल कर चिढ़ाती है। ये देखकर जूजन आगे बढ़ता है और उसके सिर को सहलाते हुए तुरंत ही कहता है चलो चलते हैं, वापस जाने का टाइम है, वरना सेक्ट मास्टर जब उन्हें पता चलेगा कि तुम चुपचाप यहाँ पे आ गई हो तो मुझे डर है कि वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। और इसके बाद वो एल्डर ब्रदर की तरह स्माइल करता है और वो छोटी लड़की उसके साथ पीछे पीछे चलने लगती है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है मैं चुपके से बाहर नहीं आई, मैं तो दरवाजे से बाहर आई हूँ और वैसे भी फादर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर वो मुझे पनिशमेंट देंगे तो आप जरूर इसका बदला उनसे लेंगे, है ना। और इसके बाद वो तुरंत ही उसके गले लग जाती है तो जूचन भी स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद उसे गले लगा लेता है जैसे कि उसकी लाइफ की वो सबसे कीमती चीज हो। इसके बाद हमें एक्सट्रीम साउथ की नानलेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन एक जगह पर क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था और बाकी के लोग आराम कर रहे थे। आंगन टूटा फूटा हुआ होता है जिसके बाद जॉन तुरंत अपने स्टोरेज रिंग को देखता है, अपने हाथ में एक स्टोरेज रिंग को देखता है जो कि फूतू की लाश से उसने उठाई थी और आखिरकार सामने वाला पर्सन ओरिजिन एम्परर था और 1000 साल तक जिंदा रहा था तो उसकी स्टोरेज रिंग में काफी सारे खजाने हो सकते थे और क्योंकि वो मर चुका था तो अब ये अपने ठरकी की ही होने वाली थी। इसलिए जॉन की स्पिरिचुअल पावर जैसे ही उसके अंदर एंटर होती है तो स्टोरेज रिंग के अंदर का सीन धीरे धीरे जॉन के सामने आता है जिसमें
काफी सारी हाई रैंक की ड्यू स्किल्स और ड्यू की मेथड्स होते हैं। यूज तो साले ने एक तो ब्लेड बस किया है, तो इतने सारे जोड़ के का वो घुनिया छील रहा था। जिसके बाद काफी सारी मेडिसिनल पिल्स होती हैं और इसके बाद अनगिनत स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। साथ ही काफी सारी कीमती फॉर्मेशन प्लेट्स और मेडिसिनल हब्स होती हैं। और अगर इन चीजों को बाहर निकाल दिया जाता तो इस दुनिया में तहलका मचाने के लिए पहले ही काफी थी, लेकिन अब ये सभी जोयान की थी। हालांकि जोयान को ज्यादातर चीजें पसंद नहीं आती, इसीलिए जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोयान की स्पिरिचुअल पावर किसी एक अजीब सी चीज को फील करती है। वो देखता है कि स्टोरेज रिंग के अंदर कोई चीज साइन हो रही थी, जिसके बाद जोयान जब उसे बाहर निकालता है तो वो ब्लैक कलर का एक पेपर का टुकड़ा होता है। और उस टुकड़े को जोयान काफी ध्यान से देखता है तो जोयान की आंखें धीरे धीरे जम जाती है। और इसके बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोयान कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहाँ पे मिलेगा। और हंसी की आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगती है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार जोयान को क्या हुआ। और जोयान को हंसते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान भी होते हैं। तभी जोयान कहता है, द प्रिमोर्डियल रिटर्निंग गार्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज मुझे फूटू हाउ की स्टोरेज रिंग में मिलेगी। और अब अगर मुझे ये मिल चुकी है तो इसका मतलब है कि अब एंसेस्टर का कल्टीवेशन मेथड पूरा हो चुका है। इस टाइम पे ये जो ब्लैक स्क्रोल होता है वो ओरिजिन रिटर्नेंस आर्ट था, जिसके 3 पार्ट थे और 2 तो जोयान को पहले ही मिल चुके थे। और ये आखिरी और तीसरा था, जिसमें से एक जोयान ऑक्शन हाउस के अंदर मिला था, दूसरा तियानजू के टॉम्ब के अंदर और तीसरा इस स्टोरेज रिंग के अंदर। और इस कल्टीवेशन को पूरा करने के बाद अगर जो जोयान इसका प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी पावर काफी जल्दी और काफी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी और काफी कम टाइम पे वो ओरिजिन बेनेरेट लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज को अपने एंसेस्टर को देने के लिए। आधे दिन के बाद जोयान का ग्रुप नालनी सिटी से बाहर निकलकर इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए जोयान का ग्रुप कुछ ही दिनों के अंदर एक और नए शहर पे आता है, जो कि एक्सट्रीम साउथ के ईस्ट डायरेक्शन का एक शहर होता है, डोंगहुआ सिटी। और इसी सिटी के अंदर एक मत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी, जो कि सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाती थी। और इस फॉर्मेशन को जिसने क्रिएट किया था सेंट्रल प्लेन्स में वो काफी पावरफुल थे। हालांकि डोंगहुआ सिटी के अंदर की ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन डोंगहुआ सिटी अब हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर आती थी। और इस टाइम पे जोयान और बाकी सभी लोगों का ग्रुप डोंगहुआ सिटी के बाहर खड़ा हुआ होता है, जहाँ जोयान कहता है, क्या यही डोंगहुआ शहर है? ये सच में कितना ज्यादा आइकॉनिक है। और इसके बाद इस सिटी से निकलने वाले और मिस्टीरियस प्रिंट को देखता है, यहाँ की बॉल्स को देखता है और यहाँ की ओल्ड थिंग्स को देखता है तो जोयान काफी ज्यादा शौक होता है। तभी जोयान को फील होता है कि इसे एक पावरफुल फॉर्मेशन ने घेर रखा है। जिसके बाद जोयान कहता है, ये कितनी पावरफुल फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही उस सिटी के अंदर चले जाते हैं। और उस सिटी के अंदर जाकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ काफी बड़ी बड़ी और आइकॉनिक मैंशंस और इमारतें होती है, जो कि आसमान के चीर कर ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। और इस सिटी के अंदर ओरिजिन किंग और ओरिजिन एम्परर्स की भी कोई कमी नहीं थी, जो कि एक्सट्रीम साउथ के बाकी एरिया में काफी पावरफुल माने जाते थे। और इस टाइम पे ज्यादातर लोग यहाँ पे केवल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के कारण ही आते थे। इस टाइम पे जोयान भी डोंगहुआ सिटी के सेंटर की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद उस सेंटर में पहुंच जोयान और बाकी सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। और वहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट इकट्ठा हुए होते हैं। और इस टाइम पे जोयान काफी सारे ओरिजिन एम्परर लेवल के एक्सपर्ट का भी पता लगाकर काफी हैरान होता है। हालांकि तभी एक पर्सन अचानक ही जोयान के सामने आकर कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ही मिस्टर जोयान हैं? इस फैमिलियर वॉइस को सुनकर जोयान तुरंत ही उसकी तरफ देखता है तो वो एक सफेद बालों वाला ओल्ड मैन होता है, जिसका चेहरा गुलाबी होता है और चेहरे पे दाढ़ी का गुच्छा होता है। और वो जोयान को ग्रुप को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और अपने सामने के ओल्ड मैन को देखकर जोयान समझ जाता है कि उसमें ओल्ड मैन को उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए जोयान तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जोयान हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है और क्या मामला है? ये देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, घबराइए मत मिस्टर, आपको घबराने की जरूरत नहीं। डोंगहुआ सिटी के अंदर कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। उसकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, मैं झोंगली हूँ और इस टाइम पे मैं डोंगहुआ सिटी में हिडन क्लाउड पवेलियन का मैनेजर हूँ। साथ ही पवेलियन मास्टर ने मुझे यहाँ पे आपका वेट करने का ऑर्डर दिया था। साथ ही जाने से पहले उन्होंने मुझे बार बार याद दिलाया था कि अगर मिस्टर जोयान यहाँ आते हैं तो उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव किया जाए, और अगर कोई भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो फ्यूचर में वो कभी भी डोंगहुआ सिटी के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। मिस्टर जोयान टेंशन फ्री हो सकते हैं। ये सुनकर जोयान तुरंत ही स्माइल करता है और समझ जाता है कि ये सब लोग जिन द्वारा ही किया गया होगा। इसलिए जोयान तुरंत कहता है, एल्डर आप काफी पोलाइट हैं। और इसके बाद वो लोग सिटी के सेंटर में एक जगह की तरफ जाने लगते हैं। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि आएगा हमारे मॉर्निंग पे। और आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इसे काफी ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा और दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करिए।